आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव के हिंदू चैलेंज की। 2022 में जीत की रणनीति बना रहे अखिलेश यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में वो पूर्वांचल से पश्चिम और अवध तक ना पाए हैं। मंगलवार को अखिलेश मैनपुरी में थे, जहां उन्होंने पूजा पाठ का जिक्र कर खुद को सच्चा हिंदू बताते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश भाजपा को उसी की रणनीति से मात देने की कोशिश कर रहे हैं। वो न सिर्फ छोटे दलों से हाथ मिला रहे हैं, बल्कि हिंदू चैलेंज देकर भाजपा की घेराबंदी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव का मिशन चक्रवर्ती। पूर्वांचल से पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक। यूपी में जीत के लिए अखिलेश का हिंदू चैलेंज। जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे। हम तो जला के आए, भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे हैं। वो न सिर्फ भाजपा को हिंदू चैलेंज पर घेर रहे हैं, बल्कि पूर्वांचल से पश्चिम और अवध तक उनकी भागदौड़ बताती है कि वो पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे। हम तो जला के आए, भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मंगलवार को अखिलेश यादव अपने सबसे बड़े गढ़ों में से एक मैनपुरी में थे, जहां कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकते हुए बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने का मूल मंत्र दिया। वहीं भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर जमकर हमला बोला। ये सब झूठे सम्मेलन हैं, असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे, जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सके और ग्रामीण और गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। जहां एक तरफ अखिलेश जमीन पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मजबूती के साथ जुटा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा के जरिए यूपी को नापने निकले हुए हैं। वहीं जनादेश यात्रा के जरिए दलितों पिछड़ों को रिझाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा महान दल और जनवादी पार्टी जैसे सहयोगी दल भी अखिलेश यादव के मिशन 2022 को सफल बनाने में जुटे हैं। और अब अगले महीने से अखिलेश यादव अपनी तैयारियों को और तेज करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 400 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करेगी, तो भाजपा को यकीन नहीं हो रहा है। एक तरह से समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। अब ये जमीन पर कितनी छाप छोड़ पाता है और अखिलेश का हिंदू चैलेंज क्या यूपी का मूड बदल पाता है, ये देखना होगा। मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी के साथ बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। और अब बात मूर्ति वाली सियासत के दी एंड की। लखनऊ और नोएडा में मूर्ति और स्मारक की बाढ़ लगाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब मूर्ति वाली सियासत को
टाटा बाय बाय कर दिया है और प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से 5वां मौका मांगते हुए ऐलान किया है कि इस बार उनकी सरकार बनी तो वो सूबे में ऐसी सरकार चलाएंगी जैसी कभी नहीं चली। एक तरह से मायावती ने जनता को सपना दिखाया है, लेकिन जनता उनके सपने पर कितना एतबार करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। मूर्ति वाली सियासत का दी एंड। तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी। मूर्ति से मोहभंग या चुनाव को देखकर बदल लिया रंग। कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। हाथी को चाहिए ब्राह्मणों का साथ, दलित को माया ने बताया चट्टान। सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती बदल गई हैं या चुनाव ने उन्हें बदल दिया है, क्योंकि लखनऊ और नोएडा में मूर्ति और स्मारक के पार्क बनाने वाली मायावती ने अब सियासत की विश्वकर्मा बनने से तौबा कर ली है। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। 4 बार यूपी की सत्ता पर काबिज रही मायावती प्रदेश की जनता से 5वां चांस मांग रही हैं, या यूं कहें कि यूपी की जनता को नया सपना दिखा रही हैं। ये तमाम बातें मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मायावती की माने तो उनका दलित वोट हमेशा से चट्टान बनकर उनके साथ खड़ा रहा है। अगर ब्राह्मणों का साथ मिल जाए तो उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आपको बता दें कि बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ, जो 4 चरणों में होते हुए 45 दिन के बाद लखनऊ में खत्म हुआ। इस सम्मेलन का पहला चरण 23 जुलाई से 29 जुलाई तक चला, दूसरा चरण 31 जुलाई से 15 अगस्त तक और तीसरा चरण 16 अगस्त से 24 अगस्त तक चला, जबकि चौथा चरण 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चला। इस सम्मेलन के जरिए बसपा ने 2007 की तरह फिर से ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, क्योंकि सम्मेलन की कमान सतीश चंद्र मिश्र को सौंपकर ये जताने की कोशिश हुई है कि ब्राह्मणों का जितना सम्मान बसपा में है उतना कहीं नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है मायावती सब कर रही हैं। बिकरू कांड वाले विकास दुबे के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखा रही हैं। मंच से शंख, मंत्र और त्रिशूल के साथ जय श्री राम के नारे लगवाकर पूरा माहौल बना रही हैं। कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। वहीं मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार जैसी बातें कर अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को और ज्यादा धार दे रही हैं। यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। मतलब मायावती दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को सूत्र लगाकर 2007 वाला फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है और क्या प्रदेश की जनता को उनकी मूर्ति से तौबा करने वाली बात
रास आती है, ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओवैसी के चुनावी डेब्यू की। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या से अपने मिशन यूपी की शंखनाद कर दिया है। ओवैसी की नजर यूपी की उन 100 सीटों पर है जहां मुस्लिमों की आबादी 25 से 30% के बीच है और अब वो उन पार्टियों का खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्लिम वोट को लेकर जीतते रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी जहां अखिलेश पर गरम दिखे तो वहीं आजम पर नरम रहे। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है, यहाँ पर हर बिरादरी की, जहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर कोई यकीनी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अयोध्या से ओवैसी का चुनावी डेब्यू। अखिलेश पर गरम, आजम पर नरम। समाजवादी पार्टी को और किया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी किस पर पड़ेगी भारी। अयोध्या के रुदौली से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर ओवैसी ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। ओवैसी ने मुस्लिमों को साध कर यूपी की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोककर ऐलान कर दिया कि 60 साल तक सबको जिताया, अब उनकी जीतने की बारी है। पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता। ओवैसी ने यूपी की 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो दावा तो भाजपा को हराने का करते हैं, लेकिन उनके आने से किसे नुकसान होगा ये सबको पता है। फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहाँ पर हम शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओवैसी ने अपने मिशन यूपी के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि जिस तरह से ओवैसी ने अपने पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा और उसके बाद जो माहौल गर्म हुआ, वैसा माहौल ओवैसी को हमेशा रास आता रहा है। और अयोध्या से चुनावी शंखनाद के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यूपी के सभी मुस्लिम वोट एकजुट कर दिए जाए, क्योंकि ओवैसी राम मंदिर बनने के ऐलान के बाद से कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनका पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। जिस रुदौली से ओवैसी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत की है, वहां 28% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि प्रदेश में 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है और 70 सीटें ऐसी हैं जहां यह आंकड़ा 20 से 30% के बीच। ओवैसी को यूपी में अपने लिए एक बड़ी संभावना नजर आ रही है। यही वजह है कि वो अखिलेश यादव पर तो गरम नजर आते हैं, पर आजम खान जैसे नेताओं पर नरम रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल की तरह फेल हो जाएंगे। ओवैसी साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। क्योंकि जिस वोट बैंक की राजनीति ओवैसी यूपी में करने आए हैं, उनमें एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो मानता है कि ओवैसी के भाषणों को सुन ताली बजाने तक तो अच्छा है, लेकिन वोट देने से पहले सोचना होगा। अब ओवैसी इस सोच को तोड़ पाते हैं या नहीं, यही देखना होगा। अयोध्या से ऋषि उपाध्याय के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और अब बात ओवैसी के माफिया कार्ड की, क्योंकि यूपी में चुनावी डेब्यू के साथ ही ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की फैमिली से हाथ मिलाकर साफ कर दिया है कि सत्ता के लिए उन्हें सब कबूल है, दाग भी और दागी भी। ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी का माफिया कार्ड, सत्ता के लिए सब कबूल है, दागी और राजनीति साथ साथ। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएमआईएम की सदस्यता दिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि यूपी में जीत के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस वक्त भाजपा माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाकर नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स को मुद्दा बना रही, वही विपक्ष जीत के लिए बाहुबली और उनके परिवारों से हाथ मिलाने से गुरेज नहीं कर रहा है। क्योंकि जहां ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की फैमिली से हाथ मिलाया, वहीं अखिलेश यादव बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला को साइकिल पर बिठा चुके हैं। मायावती बिकरू कांड वाले विकास दुबे की पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या बिना दागियों के जीत की बात करना बेईमानी है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी ने ओवैसी की पार्टी का दामन थामा, उससे प्रदेश की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। पहले अयोध्या से चिढ़कर उसका पुराना नाम फैजाबाद इस्तेमाल करना अपने पोस्टर में, अपने शब्दों में, और फिर अब सांप्रदायिकता के कारण से उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी एआईएमआईएम में शामिल कराना, यह ओवैसी जैसों की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी इनकी यह जिन्ना वाली जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद का ओवैसी से हाथ मिलाना किसे डेंट लगाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या 22 का दंगल दागदार पॉलिटिक्स के नाम पर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात नमाज पर महाभारत की, जो मांग झारखंड में शुरू हुई, अब उसने यूपी में भी जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज रूम की मांग कर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। की रिपोर्ट देखिए। नमाज रूम पर महाभारत। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में उठी मांग। विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के लिए अलग नमाज रूम की मांग पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। मेरा कहना यह है कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम ही नहीं तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है। अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दें। इरफान सोलंकी ने एक वीडियो मैसेज रिलीज कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करने की मांग रखी है। इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र, कोई मांग पत्र हमारे कार्यालय को अब तक नहीं प्राप्त हुआ। अगर इस आशय का कोई आवेदन आता है तो हम नियमावली और संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में उसका अध्ययन करेंगे और तभी कुछ कहना ठीक रहे। यूपी में नमाज रूम की मांग ऐसे वक्त में की गई है जब देश के दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर माहौल गर्म है। हाल ही में झारखंड में विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए नमाज रूम आवंटित किया गया है, जिसको लेकर झारखंड में विरोधी दल नमाज रूम को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और अब यूपी में भी विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की सपा विधायक की मांग ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इधर बिहार में भाजपा विधायक हरिभूषण ने नमाज रूम की डिमांड पर विधानसभा में हनुमान चालीसा के लिए मंदिर की मांग रख दी है। मतलब नमाज रूम की जो मांग झारखंड से शुरू हुई वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद यूपी आ गई। अब ये डिमांड सिर्फ डिमांड ही रहती है या सियासी हथियार बनती है, ये देखना होगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।